Hello everyone, my name is Gaurav Ingotra and I welcome you all to अध्ययन यूपीएससी। आज के सेशन में हम लोग एक इंट्रोडक्शन लेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और डिस्कस करेंगे कुछ सेलिएंट फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की, एसएससी की या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जिसमें जनरल स्टडीज़ एक मेजर कंपोनेंट है, तो ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हमारे चैनल के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं जनरल स्टडीज़ को लेके, तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। हमारा ये जो फाउंडेशन कोर्स है, इसको बिगिनर्स को ध्यान में रख करके बनाया गया है, और हमारा पर्पज़ रहता है कि चीज़ें आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाई जाएं। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको अच्छी खासी नॉलेज है इंडियन पॉलिटी की, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो अभी बिगिनर्स हैं, जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड कभी भी पॉलिटी नहीं रहा है, और उनके लिए पॉलिटी बिल्कुल एक नई चीज़ है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में चीज़ें समझाई जाएं, आपको कंफर्टेबल किया जाए इस सब्जेक्ट के साथ। अल्टीमेटली आप लोग स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे, और अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप फिर लक्ष्मीकांत पढ़ो, डीडी वासु पढ़ो, या कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो आपको बड़ी आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अगर आप डेफिनेशन की बात करो कॉन्स्टिट्यूशन की, तो डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी। मैं यहाँ पे कुछ बड़े ही सिंपल पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आपको कोशिश करूँगा समझाने की कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ एंड एस्पिरेशंस पोजेसिंग अ स्पेशल लीगल सेंटिटी। तो देखिए, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है। ये किस तरह का डॉक्यूमेंट है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें लोगों का विश्वास है और कुछ उम्मीदें हैं लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन से, और इट हैज़ स्पेशल लीगल सेंटिटी, मतलब कानूनी पवित्रता है कॉन्स्टिट्यूशन के पास। मतलब ये एक पवित्र कानून है, दिस इज़ अ प्योर लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल लॉ ऑफ ए कंट्री भी कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी हमारी कंट्री में कुछ लॉज और कस्टम्स होते हैं। जैसे आईपीसी की बात करें हम, इंडियन पीनल कोड, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करें, तो ये हमारी कंट्री के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं। बट ये जो लॉज होंगे या इसके अलावा कोई भी लॉज और कस्टम होंगे कंट्री में जो बनेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चलेंगे, तभी उनको वैलिड कह सकते हैं हम लोग। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे तो उनको वैलिड नहीं कहा जा सकता। तो किसी भी लॉ और कस्टम को अगर वैलिड होना है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग बेसिक, समथिंग फंडामेंटल। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ कंट्री। तो या ऐसा भी आप इसको कह सकते हो कि जो बाकी सारे लॉज और कस्टम होंगे कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूशन उन सब से ऊपर होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन सब लॉज के ऊपर होगा, तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, राइट। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तो उसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड भी कहा जाता है। फिर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन sets out the framework and principal functions of various organs of the government, that is legislature, executive and judiciary। तो हमारे पहले लेक्चर्स में हमने देखा कि गवर्नमेंट के तीन प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं, जो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होते हैं, और ब्रीफ हमने इनके फंक्शंस भी डिस्कस किए। बट ये तीनों ऑर्गन्स अपनी मर्जी से फंक्शंस परफॉर्म नहीं करेंगे। किस तरह से ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। मतलब कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगी, जुडिशरी कैसे काम करेगी, लेजिस्लेचर कैसे काम करेगी, ये सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं, सारे पॉइंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। तो ऐसा भी आप कह सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेट ऑफ रूल्स। एक सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, और इन सेट ऑफ रूल्स के ऊपर हमारी गवर्नमेंट चलती है। अब हमने डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फंडामेंटल लॉ ऑफ कंट्री, इट इज़ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, और ये एक सेट ऑफ रूल प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से क्लियर हमें हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इतनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से आई? व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ पावर बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन? तो
जो सोर्स ऑफ पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे वो है हम लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द अल्टीमेट सोर्स बिहाइंड द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम कैसे हैं सोर्स ऑफ पावर, ये चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा। तो आपको याद होगा अगर, तो हमने हमारे पहले लेक्चर्स में पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको इलेक्शंस के थ्रू चूज़ किया गया था, इलेक्शंस हुई थी उनकी और वो इलेक्शंस जीत के आए थे। तो वो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे ये रिप्रेजेंट कर रहे थे पीपल ऑफ इंडिया को। तो ये लोग जो भी डिसीजन लेते वो पीपल ऑफ इंडिया का डिसीजन माना जाना था। तो इन्होंने वो पावरफुल प्रोविजंस डाले कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर ये लोग डाल रहे हैं तो इसका मतलब कि वो प्रोविजन कौन डाल रहे हैं, पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि दे वर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। तो इसीलिए जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की वो कहाँ से आई, पीपल ऑफ इंडिया से आई। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे और आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप का होता है। ऑल्दो टू कैटेगराइज द कॉन्स्टिट्यूशन देर आर सो मैनी क्लासिफिकेशंस, बट हम लोग जिस क्लासिफिकेशन को देखेंगे उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। और वो दो कैटेगरीज क्या हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे पहले हम लोग रिटन या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन की तरफ बढ़ें, मैं आपको इनकी एग्जांपल्स बता दूं कि कौन सी कंट्री में किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ अनरिटन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडिया, यूएसए और मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज़ हैं उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, आप बस 2-4 सेकंड के लिए सोचिए कि ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो चलो डेफिनेशन से पता चल रहा है कि वो रिटन फॉर्म में होगा, बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस फॉर्म में होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में होंगे, बट इनमें डिफरेंस क्या होगा। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको एक लॉजिकल मैनर में कोडिफाई किया होगा और कंपाइल करने का एक तरीका, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर्ड और कोहेसिव मैनर होगा उसको कंपाइल करने का, जबकि ऐसा कुछ भी देखने को आपको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको ये पिक्चर दिखाना चाहूँगा। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जब उसके बारे में आप सोचें तो आप इस बुक की पिक्चर बनाएं अपने दिमाग में, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में आप ऐसी पिक्चर को इमेजिन कीजिए। अब देखिए, जैसा हमने बात की कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लॉजिकल कोहेसिव मैनर में कंपाइल किया होगा, तो अगर आप इस बुक को खोलें तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट होगा जिसको आप इंडेक्स भी कहते हैं। उस इंडेक्स में आपको पता चल जाएगा कि इस बुक को कितने चैप्टर्स हैं, इस बुक में कौन से पेज नंबर पे क्या चैप्टर है। तो एक सीक्वेंस होगी, एक लॉजिक होगा इसको पढ़ने का। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इस तरह का एक लॉजिकल मैनर दिख जाता है, जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखो तो यहाँ पे कुछ लूज शीट्स हैं। आप इमेजिन करो कि आप नोट्स बनाते हो तो आपके पास लूज शीट्स हैं, तो आप लोग चैप्टर्स बना रहे हो और उसको ऐड ऑन करते जा रहे हो। तो इसी तरह से अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे ही लॉज बनते जाते हैं, लॉज को ऐड ऑन कर दिया जाता है, तो देयर इज़ नो लॉजिकल मैनर इन दैट। तो इसीलिए हैं तो ये दोनों रिटन फॉर्म में, बट इनका जो लॉजिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब जब भी आप इसको रिटन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें तो इस तरह की एक पिक्चर अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिए। तो उसके बाद अगर हम देखें तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब है, एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कभी एनेक्ट किया गया हो। तो यहाँ पे हम इंडिया की एग्जांपल लेंगे, तो हमने देखा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा, अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स। और एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें तो इट टुक 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतने दिनों के काम के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया तो एक दिन डिसाइड किया गया, उस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन को एनेक्ट कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो इसीलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है।
बट इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे लागू करेंगे, क्योंकि अभी तक तो उनकी मतलब बुक बनी ही नहीं, वो तो एक अंडर प्रोसेस है और नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो उसमें चीज़ें बनाते जा रहे हैं और ऐड ऑन करते जा रहे हैं, तो उसका एक एवोल्यूशन हुआ है, तो इसको इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे बताऊंगा कि किंग जॉन के द्वारा 1215 एडी में एक डॉक्यूमेंट लाया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये जो मैग्ना कार्टा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्टर था, एक डॉक्यूमेंट था, और ये आज भी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। तो उसके बाद से मतलब एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, और देन जो भी लॉज आते गए वो लॉज एड ऑन होते गए, तो इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट है उसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है सुप्रीम होता है। हमने जैसा पहले पढ़ा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, और जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होंगे या गवर्नेंस होगी वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलेगी, राइट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नहीं चलेगा, गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलेगी। बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। तो इसका मतलब पार्लियामेंट का जब मन चाहे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, उसको चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना कंपैरेटिवली ईजी होता है। अब देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में, इंडिया के केस में जुडिशरी के पास ज़्यादा पावर है, क्योंकि जुडिशरी का काम है बाकी के दो ऑर्गन्स के ऊपर चेक रखना। और पर्पस क्या है जुडिशरी का, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीमेसी है उसको मेंटेन रखना। जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होगा, जुडिशरी के पास लिमिटेड पावर्स होंगी और ज़्यादा पावर किसके पास होंगी, पार्लियामेंट के पास। तो इस केस में जुडिशरी पार्लियामेंट के ऊपर चेक नहीं रख सकती। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले पॉइंट की ओर, जो है सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ हमारे पास लिस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स की, जिनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे लेंथी है रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस में। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 1949 में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। और अगर प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल है, 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि हो सकता है जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम 470 आर्टिकल्स ना हो, आर्टिकल्स ज़्यादा हो गए हों या कम हो गए हों, तो अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, आर्टिकल्स कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो बदलती रहती हैं, जब आप अपना नोट्स बनाओ तो ऐसे पॉइंट्स के ऊपर आप स्टार लगा दो, जिसका मतलब होगा कि आपको ये चीज़ें रिवाइज़ करके जाना है आपके एग्ज़ाम से जस्ट पहले। तो अपने एग्ज़ाम से एक महीना थोड़े दिन पहले आप अपग्रेड कर लीजिए इस डाटा को कि उस टाइम में ये क्या चल रहा है, तो ये चेंज होते रहते हैं। तो अब अगर हमने बात की कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर कर लेते हैं एक बार। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप देखो तो उसमें सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, तो 7 आर्टिकल्स और 470 आर्टिकल्स, देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। चाइना के 138 आर्टिकल्स हैं, जापान के 103 आर्टिकल्स हैं और कनाडा के 107 आर्टिकल्स हैं। तो आप एक इमेजिन करो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इन कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कितना बड़ा है, कितना लंबा है। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो इसका मतलब ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अलग अलग सोर्सेज से बोरो किया है, इसलिए इसको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो क्या हुआ था, जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे तो उन्होंने दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र किया, और जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस उनको इंडिया के लिए सूटेबल लगे उन्होंने अडॉप्ट कर लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल
यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये प्रोविजंस अडॉप्ट किए हैं। लेफ्ट साइड पे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, कुछ सोर्सेज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और राइट साइड्स पे वो प्रोविजन है जो हमने इन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं। तो यूके से हमने अडॉप्ट किया लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम। तो इसी तरह से ये बाकी सारी कंट्रीज़ हैं और राइट साइड पे प्रोविजंस हैं। तो ये चार्ट जो है आपको लर्न करना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं आपको। जैसे सपोज कि क्वेश्चन आ जाएगा कि डीपीएसपीज मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, तो हमने अडॉप्ट किया आयरलैंड से। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज और वो प्रोविजंस हैं, आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम लोग कई बार ये चीज़ कह देते हैं कि इट इज़ अ कॉपी पेस्ट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या ये चीज़ कहना सही रहेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कॉपी पेस्ट का टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? देखिए, ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए कॉपी पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हमने ऑस्ट्रेलिया से कुछ प्रोविजंस उठाए और उनको एज सच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, या साउथ अफ्रीका से कुछ प्रोविजंस उठाए और उनको एज सच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिया। बल्कि हुआ क्या था, हमारे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशंस के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी कंट्रीज़ के प्रोविजंस को देखा और इंडिया की सूटेबिलिटी के हिसाब से उन प्रोविजंस में सर्टेन मॉडिफिकेशंस लाई जो इंडिया के लिए सूटेबल थी, और फिर जाके उन प्रोविजंस को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया। और अगर एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूंगा सेकुलरिज्म की। सेकुलरिज्म का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन। इसका मतलब कि स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, आप चाहो तो अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो। ये जो सेकुलरिज्म है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, बट हमने ऐसा नहीं किया कि सेकुलरिज्म जैसा था वेस्टर्न कंट्रीज़ में वैसा उठा के इंडिया में इंक्लूड कर दिया। तो देखिए, वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है कि ऑल्दो यू हैव फ्रीडम टू वर्शिप योर रिलीजन, बट सारे रिलीजन को इक्वल रिकग्निशन नहीं मिल पाती है और आपको वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती है। हालांकि आप अपनी मर्जी का वहाँ पे रिलीजन फॉलो कर सकते हो। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है नेगेटिव सेकुलरिज्म। तो इंडिया का जो सेकुलरिज्म है दैट इज़ पॉजिटिव सेकुलरिज्म। अब यहाँ पे क्या है, यू हैव फ्रीडम टू वर्शिप योर रिलीजन, और साथ ही साथ इंडिया में जितने भी रिलीजन होंगे तो उन सबको इक्वल रिकग्निशन मिली जाएगी। आपके आपके जो रिलीजियस बिलीव्स होंगे उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो दिस इज़ समथिंग पॉजिटिव, इसीलिए इंडिया का जो सेकुलरिज्म है ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है। इसी तरह से जो सारे प्रोविज़न हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें हमने सर्टेन मॉडिफिकेशंस लाके इंडिया में उनको इम्प्लीमेंट किया था। तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉपी पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की तो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन और अनरिटन में डिवाइड किया जाता है। तो एक और भी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासिफिकेशन है जिसके अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया जाता है एज रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको अमेंड करना, उनको चेंज करना या तो इम्पॉसिबल होता है या तो बहुत मुश्किल होता है। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं उनको अमेंड करना काफ़ी इजी होता है, एक सिंपल सा प्रोसेस होता है उसके अमेंडमेंट का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो पूरी तरह से रिजिड है और ना तो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है। कुछ प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिजिड प्रोविजंस हैं और कुछ प्रोविजंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो फ्लेक्सिबल हैं। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो इंडिया के हैं वो फ्लेक्सिबल हैं या रिजिड हैं, ये हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम इन सारे पॉइंट्स को सिर्फ ब्रीफ में एक ओवरव्यू लेंगे कि इन पॉइंट्स का मतलब क्या है। फिर उसके बाद जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायास। तो देखिए, यहाँ पे समझने के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक तो फेडरल सिस्टम क्या होता है और दूसरा यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। फेडरल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखने को मिलेगी, आपको डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट देखने को मिलेगी। मतलब
पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है स्टेट और सेंटर में। कुछ पावर्स स्टेट की होती हैं और कुछ पावर सेंटर की होती हैं, और जो स्टेट के पास पावर्स रहेंगी उन मामलों में जो स्टेट है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगी, सेंटर उस पर अपना जो डिसीजन है वो इम्प्लीमेंट नहीं करा सकता ज़बरदस्ती। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी फेडरलिज्म है, मतलब फेडरल सिस्टम है। वो किस तरह से है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 3 लिस्ट होंगी। हमने पहले भी अपने स्टार्टिंग चैप्टर में डिस्कस किया था कि यूनियन लिस्ट होगी, स्टेट लिस्ट होगी और कॉन्करेंट लिस्ट होगी। तो यूनियन लिस्ट में जितने भी प्रोविजंस होंगे उनके ऊपर डिसीजन किसका रहेगा? सेंटर का। और स्टेट लिस्ट के ऊपर डिसीजन किसका रहेगा? स्टेट का। और कॉन्करेंट लिस्ट में एक कलेक्टिव डिसीजन रहेगा सेंटर और स्टेट का। जब यूनिटरी की हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि सेंटर हमेशा ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगेन इस चीज़ को हम आने वाले टाइम में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फेडरल सिस्टम क्या होता है और यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। अगर इंडिया की हम लोग बात करें तो इंडिया में जो सिस्टम है दैट इज़ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायास, या फिर फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर आप कह सकते हो। तो इसका क्या मतलब है कि वैसे तो इंडिया में फेडरलिज्म है, बट कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि सेंटर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो देर आर सो मैनी एग्जाम्पल, बट अभी के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि सपोज करो कि एक स्टेट का नाम चेंज करना है या उस स्टेट का एरिया चेंज करना है। ये स्टेट है और इसका नाम या एरिया चेंज करना है, तो कौन करेगा? सेंटर करेगा या स्टेट करेगा? तो स्टेट चाहे तो इन अपनी स्टेट के अंदर की जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनका एरिया कम ज़्यादा कर सकती है, इनके नाम चेंज कर सकती है, बट स्टेट का नाम एज ए होल और स्टेट का एरिया एज ए होल स्टेट खुद चेंज नहीं कर सकती, यहाँ पे सेंटर ही करेगा। तो सेंटर जो डिसीजन लेगा वो बाइंडिंग होगा स्टेट पे, स्टेट उसको चैलेंज नहीं कर सकती। तो ये एक एग्जांपल है जिस सिचुएशन में सेंटर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और भी कई प्रोविजंस हैं जहाँ पे सेंटर स्टेट से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंडियन सिस्टम इज़ ए फेडरल सिस्टम विद स्ट्रांग सेंटर या फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायास। तो नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे है हमारा वो है प्रेजेंस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम देखेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। इस गवर्नमेंट में जो रियल हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर विल बी द रियल हेड। रियल हेड के साथ हमारा क्या मतलब है? हेड विच हैज़ बिन इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जिस हेड को लोग डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे उसको रियल हेड कहा जाता है, और इंडिया के केस में रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो कंट्री की किसके पास रहेगी? प्राइम मिनिस्टर के पास। तो एग्जीक्यूटिव जो होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो लेजिस्लेचर का एक पार्ट होती है, और लेजिस्लेचर जो कि इंडिया के केस में पार्लियामेंट है उसका क्या काम होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज को फ्रेम करना, लॉज को बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना। अब इस केस में आप देखो इंडिया के केस में प्राइम मिनिस्टर इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो एंड ही इज़ अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो दोनों केसेस में प्राइम मिनिस्टर इज़ अ पार्ट। तो यहाँ पे लॉ इम्प्लीमेंटेशन हो या लॉ मेकिंग हो तो दोनों में प्राइम मिनिस्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो प्राइम मिनिस्टर के साथ पास इस केस में मैक्सिमम पावर रहती है। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन वी हैव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्या मतलब है? ये कुछ गाइडलाइंस हैं स्टेट को, ये कुछ डायरेक्टिव्स हैं स्टेट को, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं स्टेट के ऊपर जो स्टेट को माइंड में रखनी पड़ेंगी वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड एनेक्टिंग लॉज। मतलब कुछ भी लॉज स्टेट अपनी मर्जी से नहीं बनाएगी, कुछ चीज़ें उनको माइंड में रखनी पड़ेंगी। तो ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और आर्टिकल्स 36 to 51 डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अगेन ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अभी हम सिर्फ इसका एक आइडिया ले रहे हैं। देन वी ऑल्सो हैव फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटी का क्या मतलब है कि जो स्टेट के सिटीजन्स हैं उनकी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं अपनी कंट्री के प्रति, उन ड्यूटीज़ को कहा जाता है फंडामेंटल ड्यूटी। और ये ड्यूटी बेसिकली क्या है? दीज आर मॉरल ऑब्लिगेशंस ऑफ द सिटीजन्स। तो हमारे कुछ मॉरल्स हैं, कुछ ऑब्लिगेशन हमारी बनती हैं अपनी कंट्री के प्रति, ताकि हम अपनी कंट्री की वेलफेयर को प्रमोट कर सकें
और यूनिटी मेंटेन कर सकें अपनी कंट्री की। तो पार्ट 4A और आर्टिकल 51A जो है ये डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ, और हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। देन वी अडॉप्टेड फॉर ए सेकुलर स्टेट। तो हमने पहले भी इसका डिस्कस किया कि सेकुलर स्टेट का क्या मतलब होता है, कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट की कोई एसोसिएशन नहीं होगी रिलीजन के साथ। सभी सिटीजन को फ्रीडम है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन को वर्शिप कर सकते हैं। देन वी अडॉप्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब है कि कोई भी सिटीजन कंट्री का जो 18 ईयर से ज़्यादा एज का है वो एलिजिबल है वोट देने के लिए। अब इसमें किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कि वो किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, वो किस जेंडर को बिलोंग करता है, उसके पास मतलब कितनी प्रॉपर्टी है, तो इस तरह की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। द ओनली क्राइटेरिया इज 18 ईयर्स ऑफ एज। देन द नेक्स्ट सेलिएंट फीचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंगल सिटीजनशिप। तो सिंगल सिटीजनशिप के साथ हमारा क्या मतलब है कि जितने भी नागरिक हैं हमारी कंट्री के, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनके पास सेम सिटीजनशिप राइट्स होंगे और उनके पास सिंगल सिटीजनशिप होगी। मतलब अगर कोई इंसान JNK में रह रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि उसके पास इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो अलग से होगी और JNK की सिटीजनशिप अलग से होगी। और अगर कोई पंजाब में रह रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि उसके पास पंजाब की सिटीजनशिप भी होगी और इंडिया की सिटीजनशिप भी होगी। हमारे पास एक सिंगल सिटीजनशिप होगी, एक सिंगल मेंबरशिप होगी कंट्री की, और वो होगी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। हालांकि USA के केस में ऐसा नहीं होता। USA के केस में देयर इज़ डुअल सिटीजनशिप। तो वहाँ पे जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास दो सिटीजनशिप रहती हैं, एक सिटीजनशिप USA की और एक उस स्टेट की जिसमें वो रहते हैं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर है वो है इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस पे, एक अकेला लेक्चर रहेगा इस प्रोविजंस के ऊपर। बट अभी हम सिर्फ एक आइडिया लेंगे कि कई बारी क्या होता है कि कंट्री में कुछ ऐसी अलार्मिंग सिचुएशंस, थ्रेटनिंग सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं कि इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो जब चाहे इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, एक स्टेट में या एक से ज़्यादा स्टेट्स में या पूरी कंट्री में, वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन किस तरह की है। तो इमरजेंसी में क्या होता है कि हमारे जो राइट्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं और जो पावर होती है वो सेंटर के पास डायरेक्टली चली जाती है। तो इस केस में जो सेंटर है वो स्टेट से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ देखेंगे कि कितने टाइप की इमरजेंसी होती है। तो इमरजेंसी 3 टाइप की होती है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, इमरजेंसी इन स्टेट्स जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमने आज के सेशन में डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी साइड से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या वीडियो आप मिस ना करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।